दूसरा बताइए कि इस वक्त पीटीआई जो है उन्होंने अपने इजलास जो है वो करने के बाद फैसला किया है कि अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाए और पेशावर से उन्होंने आगाज करने का कहा है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। तो आप क्या तवक्को रखते हैं, क्या अवाम जो है उसी तरह से वेलकम करेंगे इस कैंपेन को जिस तरह से खान साहब के होते हुए करते थे? यकीनन अवाम इसी वजह से वेलकम करेंगे कि खान साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में उनको जेल में डाला गया है। और जितना इस इलेक्शन में इसको मजबूत करेंगे उतना ही उनको इस परेशानी और मुसीबत में जहां उनको नाकर्दा गुनाह में की सजा दी जा रही है वहां से बाहर निकाला जाएगा। तो इसलिए जो जज्बा अवाम में मौजूद है और लोग जो हैं जो जिस किस्म की अभी भी हरकत हो रही हैं, जिस किस्म की स्टेटमेंट डाली जाती हैं और जिस तरह से पुलिस ने अभी आप कल का वाकया यहाँ लाहौर में एक यहाँ पर जो इन्होंने लाहौर के प्रेसिडेंट से इनके जमील भट्टी साहब एडवोकेट हैं, उनके फार्म हाउस पर उन्होंने एक मीटिंग की हुई थी और वहां पे पुलिस पहुंची है, उन्होंने मारधाड़ की है, उनका सारे वहां के शीशे तोड़ दिए हैं, डिस्ट्रॉय किया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। ये कोई तरीका तो नहीं है। एक तरफ एक कॉन्विक्ट भगौड़ा जो था, जो कॉन्विक्ट भी था और जो एब्सकॉन्डर था, उसको बिला जवाब और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से उसको बेल दे दी गई और उसको उसके बाद न सिर्फ बेल दी गई बल्कि आपने उसके बाद भी देखा कि उनको बरी किया जा रहा है। एवन फील्ड में भी बरी किया जा रहा है। ओके, एवन फील्ड की प्रॉपर्टी को नजर नहीं आ रही, जज साहब को भी नहीं, क्योंकि जस्टिस इज ब्लाइंड। अच्छा सर, अहमद अवैस साहब, चूंकि आप सीनियर कानूनदान हैं, जरा ये बताइए कि इसमें कोई नैब की कमजोरियां, क्योंकि मरियम नवाज का इक्विट हो जाना, क्योंकि शरीक मुल्जम थे ना जी, तो उसके बाद क्या कोई केस की अहमियत रह जाती थी? नवाज शरीफ के लिए आसानी इसलिए पैदा नहीं हुई कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो गए उसमें से? नहीं, उनका देखें, उनका रोल तो फर्क था ना। फिर भी उनका रोल जो था वो तो उसमें जो उसमें फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ जो टाइप में कंप्यूटर के, वो उसके अंदर उनका जो था कि फोर्जरी हुई है, ये उनके ऊपर था। ये उसमें सबसे फेवरेट रोल तो मियां नवाज शरीफ का है कि अपनी सतह से बढ़ के इतनी ह्यूज अमाउंट की इतनी बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं, जबकि पार्लियामेंट की स्पीच इनके सामने हो, इनके बच्चों की स्टेटमेंट सामने हो, और अब आप लेटर स्टेज के ऊपर आके वो कह रहे हैं कि जी मियां शरीफ साहब की बड़ी प्रॉपर्टी। मियां शरीफ साहब की क्या प्रॉपर्टी थी? आप ये 1980 में ये सियासत में आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, और 1980 से लेकर 90 में जाकर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 10 साल की स्टेटमेंट इनकी जो इनकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो निकाल के देख लीजिए आप, दोनों भाइयों की देख लें, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी की कीमत देख लें। तो करप्शन तो इतनी वाज़ेह है और कि जिसमें झुकाया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अगर सर इतनी वाज़ेह है तो मैं ये अगर एक जुमला कह दूं तो आप जरा इस पे बताइएगा कि ये दुरुस्त है कि गलत है। इसका मतलब ये है पनामा छोड़ के अकामा पे नवाज शरीफ को सजा देना, नवाज शरीफ को फंसाना नहीं था बल्कि बचाना था। नहीं, देखिए बात सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट की वो सारे जज साहबान की जो उन्होंने नोट लिखे और जो उन्होंने जो फैसले में अपना लिखा हुआ है, मसलन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट पढ़े, बिल्कुल आप जस्टिस गुलजार की पढ़े, उसके बाद बाकी तीनों ने कहा कि वो कामा। देखिए, ये जो पूरी इनकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ इन जजमेंट में मौजूद है। हुकामा में उन्होंने ये कहा कि इसने फॉल्स स्टेटमेंट दी है, इसने फॉल्स डिक्लेरेशन की बेस के ऊपर उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई किया है। सही, ये इससे वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाते कि प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी। सही ये बात नहीं है। ये तो सबने पूरे पांच जजेस ने इस बात के ऊपर फैसला किया, उसके पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है वो। तो फिर असल नाअहली तो सर उस पर होनी चाहिए थी ना? नहीं, इसीलिए ना उन्होंने आगे भेजा। देखे ना, उन्होंने 3 रेफरेंस बना के उन्होंने कहा कि इसका ट्रायल करें, क्योंकि इन टर्म ऑफ आर्टिकल 10A जो उसका ट्रायल होना था। लेकिन आप देखिए कि मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ
कि अब हाई कोर्ट के ये जज सामान का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बेंच बैठा है, इनको ये सारी चीजें नजर नहीं आई। ये प्रॉपर्टी आज भी उनकी मलकियत है, आज भी वहीं वो बैठे हुए थे, यहाँ से भाग के गए जब। सही। तो उसके बाद मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि इसके बाद उनको बरी कर देना तमाम से, और नैब का ये कह देना कि हम तो इनको प्रोसिक्यूट करने को तैयार नहीं है दूसरे अपील के अंदर भी। तो इनका उसमें भी ये कहा और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सही मानों में इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही होती तो इसके साथ वो नैब की तमाम डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम चेयरमैन डाउन द लाइन, जो मुलविस इसमें आते हैं, ठीक, उन सबको शोकॉज नोटिस देती और वकला के लाइसेंस कैंसिल करने की प्रपोज करके बार काउंसिल को भेजती। ये क्या तमाशा, इतना बड़ा तमाशा लगा हुआ है, लगा हुआ है। अच्छा, अब अल अजीजिया में क्या तमाशा लगने जा रहा है, वो भी हमें जरा थोड़ा सा बता दें, उसकी हिस्ट्री का भी आपको बहुत इल्म है। वो भी यही तमाशा लगने जा रहा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये डिमांड करें, उन्होंने कहा जी डिमांड नहीं करेंगे, हम खुद ही फैसला करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा जी मेरिट पे फैसला करेंगे। मेरिट पे तो आगे भी फैसला किया ना उन्होंने अभी पीछे। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐसी सूरत हाल में तो इनको फिर अगला काम भी इनको इस जमीन बेंच को चाहिए कि इसके बाद एक अगला स्टेप भी ले लें। कौन सा? और वो अगला स्टेप ये है कि एक ये बरी करने के बाद एक खूबसूरत किस्म का रेड कारपेट बिछाएं, उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी आलीशान किस्म की एक चेयर रखी जाए जिसे मियां नवाज शरीफ को बिठाया जाए, और उनके यही हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो करप्शन का ताज जो है ना वो उनके सर पे पहना दें। ये एक काम बाकी रह गया, वो भी करते अपने आप से, और साथ साथ गुड टू सी यू भी कह दें। प्लस ये हो सकता है ना, ये तो प्लस ही करने वाली बात हो गई। अच्छा अहमद अवैस साहब, आप आ जाए इलेक्शन की तरफ। मैनू यह दसो कि तुसी इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना, एवं आवाम नूं तुसी परेशान किया होया है। अब देखिए आज ख्वाजा साद रफीक साहब फरमा रहे हैं जी हमें हल्का बंदियों पे एतराज है और हम हल्का बंदियों को चैलेंज करने जा रहे हैं, और फिर साथ ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, चाहिए भी और एतराजात भी है और तहफ्फुजात का इजहार भी कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, ये आवाम तो कंफ्यूज होती चली जा रही है। वो इसकी वजह ये है कि उनको जब ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन की या जब शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा और अभी इलेक्शन का टाइम फिक्स हो गया, डेट अनाउंस हो गई, तो अब वो पाबंदी और वो लॉन्च धांधली जो पहले हो चुकी 9 मई के हवाले से, अब वो दोहराई नहीं जा सकती। अच्छा सर, यहाँ सिर्फ पहले जरा मैं आपसे पूछ लूं कि कानून क्या कहता है कि हल्का बंदियां शेड्यूल से पहले चैलेंज हो सकती हैं? पहले हो सकती हैं। अच्छा, नहीं हो सकती। ठीक। इट मींस अब इनको अब जिस वक्त सर्वे रिपोर्ट आती है इनको, और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो सर्वे रिपोर्ट उनकी तो बहुत नियर परफेक्शन होती है, क्योंकि बड़ी एहतियात से बनाई होती है। वो सारी रिपोर्टें जो हैं वो जब वो दिखाते हैं कि वो इमरान खान को 60-70% जो है उसकी परसेंटेज नजर आती है उनको, और बाकी सारे जो हैं वो बहुत कम परसेंटेज में ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो फिर वो उनको एकदम उबाल उठता है कि अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन ये इनको अंदाजा नहीं कि दे आर प्लेइंग विद फायर। अच्छा नहीं सर, मैं फॉर एग्जांपल एक देखें, आ रहे हैं जी सर्वे आ रहे हैं, अब सर्वे आते रहते हैं। अब सर्वे आ जाए जी नून लीग के हक में, तो क्या पीपल्स पार्टी कहे जी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे? ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं। देखिए ना, ये तो आप एक बात देखिए, आप पिछला ये 2023 का साल जो है इस सारे को सामने रख लें, तो आप खुद देखेंगे कि क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आइन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई? सर वो तो हमेशा से पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, हम तो यही देख रहे हैं। बहुत हुआ, देखिए ना, अब तो इंतहा हो गई ना। आपने जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आके एज इफ कि वो आइन से बालातर है, मावरा है, और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, कि उसने अदालत में आके, सुप्रीम कोर्ट में आके एक तरफ शुरू में कहा, आपको याद होगा कि जब ये इनकी हुकूमत आई थी, वो नो कॉन्फिडेंस वाला इशू था, 5 रुकनी बेंच बना हुआ था, तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने बुलाया, सही, और उन्होंने आके ये कहा
जब जज साहब ने, चीफ साहब ने पूछा कि भाई बताएं आप कब तक आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए, उन्होंने कहा जी कि हम अभी तैयार नहीं है, हाँ। हमें ये हल्का बंदियां और ये सारा करने के लिए 5 से 7 माह चाहिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने उसी वक्त नहीं, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अक्टूबर नवंबर में करा सकते हैं हम, मुझे याद है। ये 2022 की बात है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो आप अंदाजा लगाइए, ये 2023 भी खत्म हो रहा है, दिसंबर आ गया। हाँ, फिर अगले जब ये असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो कोर्ट में बुलाया तो कहने लगे जी हमारे पास तो फंड ही नहीं। अच्छा सर, एक और अहमद अवैस साहब, चूंकि आप तो करीब भी थे, मशवरे में भी शामिल होते थे, या पता नहीं होते थे ना नहीं होते थे, कौन लोग थे, लेकिन आज एक बात साबित होती है कि चाहे परवेज इलाही हो या कोई लोग हों, लेकिन मेरे ख्याल में जब मेरी भी एक दफा मुलाकात हुई तो चेयरमैन पीटीआई जब कह रहे थे ना कि हम अपनी असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, अगर उस वक्त ये सारे लोग उनकी बात मान लेते तो आज इलेक्शन हो चुका होता और 9 मई भी ना होता। इन्होंने ट्रिक किया ना, देखिए आपको बताऊं, इन्होंने पूरी पीडीएम की लीडरशिप ने और जिसमें सबसे जोरदार अंदाज में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे मियां शहबाज ने ये कहा कि जी इमरान खान आज असेंबली डिसॉल्व करे, हम सुबह डिसॉल्व कर देंगे। हाँ, आपको याद है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये टीवी पे दिखाई गई थी। और उसने इनके कहने में एक सिंपल तरीका, मतलब है कि शायद वो उतना गहरा कनिंग पॉलिटिशियन नहीं है, उसको चाहिए ये था कि जब तक इनसे कहीं प्रॉपर कमिट करवा के ये काम करता, उसने डिसॉल्व कर दी ये बैकअप करके। हाँ, उसमें एक और बात तो ये भी थी ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है आज देखे फंसे हुए हैं ना, उनके साथ बैठे हुए हैं, वो उसी वक्त सिंसियर हो जाते हैं उनके साथ। वो भी तो उधर कुछ और बात करते थे, मैं रिपोर्ट कर रहा था उन दिनों में वहां से जहां इनकी चल रहा, वो वहां हमारे साथ कैमरे के सामने और बात करते थे, ऑफ द कैमरा और बात करते थे। जी हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आइन से हट के जो खेल खेला जा रहा है ये इंतहाई खतरनाक खेल है। जी जी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एक, मैं आपको यहाँ पे, अगर आपके पास 2 मिनट है तो जी जी प्लीज, जरूर, श्योर करें आप। देखिए, बाई यूनिपोलर वर्ल्ड जो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के पास हुई थी, अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर बन गया था विद द फ्लक्स ऑफ टाइम। अब दोबारा से बाईपोलर वर्ल्ड बन रही है, फिर दोबारा से वो एक और पावर खड़ी हो रही है, चाइना और रशिया इकट्ठे होकर और उनके साथ ग्रुपिंग हो रही है, जिससे पाकिस्तान, ईरान और टर्की उस ग्रुप में जा रहा है। और अमेरिका जो है उसको इस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के ग्रुप को इजराइल जो है और इंडिया स्पीयर हेड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। और इंडिया ने गेटिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने ये कह दिया कि साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर इंडिया को बनाया जाए, और वो तैयार है इसके ऊपर। लेकिन इंडिया ने अगली डिमांड जब उन्होंने हाँ कर दी, तो इंडिया ने उनको ये कहा कि ये सुपर पावर, मिनी सुपर पावर इंडिया तब बन सकता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का सैटेलाइट बने, लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। माय गॉड। और वो सैटेलाइट जब तक नहीं बन सकता जब तक न्यूक्लियर पाकिस्तान खत्म हो और आर्म फोर्सेस वाला पाकिस्तान खत्म हो। लिहाजा 2 पॉइंट में अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, इकोनॉमी तबाह, हाँ, और आर्म फोर्सेस को अवाम की नजर में तब्दील की गई। और अवाम के दिलों से देखें, कहते हैं जिसके घर दाने खत्म हो जाए ना, उसके घर बाप की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। रियासत के साथ लोगों के दिलों से एक मोहब्बत खत्म की जा रही है, नौजवानों के दिलों से। देखिए ना जी, एक तो वो उस समय हुई ना इकोनॉमी तबाह कर दी, उसके बाद इन्होंने 9 मई का वाक़ा, मैं इसी शोर डाल रहा हूँ शुरू से कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी खुदा के लिए करवा लो। हाँ, सही है। जुडिशियल इंक्वायरी करवा के। अच्छा सर, अहमद अवैस साहब, इसका हल तो एक और भी है, इसका हल तो एक और भी है कि बेशक ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब को इमरान खान को लाया गया, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, चलें जी ये किस्सा पारीना हो गया। अब एक हल तो है ना, अब ना तो नवाज शरीफ गैर मुहिब्बे वतन है, ना चेयरमैन पीटीआई गैर मुहिब्बे वतन है। ये मैं तो किसी की मुहिब्बे वतनी पे शक नहीं करता। इन सब को अगर बैठ जाएं और ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जैसा कोई मोतबर शख्स जो है वो इन सब तक, खास सबके साथ उसको मुलाकात, मैं तो कहता हूं ये आप बेड़ा उठा लें, नवाज शरीफ से भी मिलें, जरदारी से भी मिलें, खान साहब से भी मिलें, उनको ये बात बताएं कि ये मुल्क के साथ अगर कुछ हो गया तो फिर आप अपना झुंझुना बजाते रह जाएंगे।
फिर आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। खुदा का वास्ता है, बस कर दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही वक्त की जरूरत है और ये सब स्ट्रिक्ट करें। देखे ना, अपनी उस वक्त एक जरूरत थी, बैठ के उन्होंने वो मिसाक जमहूरियत साइन किया और मिसाक जमहूरियत की पार्टीज ने जमहूरियत के साथ हाल क्या किया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपके ठीक सामने है। नहीं नहीं, वो तो हमें नजर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब।